जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला ही सवाल मैंने रखा है, देखना क्या करा है। हिंदी का पहला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आप अच्छे जानते हो संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की हो जाती है। पहले 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी पहले 3 प्रकार की, वो मैं आपको बता देता हूं। और उसमें ही 2 को तोड़ दिया गया था, 2 को तोड़ दिया गया था। पहले 3 प्रकार की थी। एक थी व्यक्तिवाचक, एक थी व्यक्तिवाचक और दूसरी थी जातिवाचक, दूसरी थी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी हो जाती है, तीसरी थी इसमें भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। इसमें से जो जातिवाचक थी इनको 2 भागों में तोड़ दिया गया था। एक था द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा जो 5वां बना था वो बना था समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संख्या हो जाती है। ठीक है भाई। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक को तोड़ दिया गया था 2 भागों में, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार की हो गई थी संज्ञा। ठीक है भाई। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें कि आप देख रहे हो कि 3 इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है और 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और जो नहीं है वही हमको पहचाननी है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए कि इसके अंदर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और रामायण भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसके अंदर जो पहाड़ है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है भाई? ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी दोस्त? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो, व्यक्तिवाचक में वो संज्ञाएं आती हैं जिनके जैसे कोई दूसरी चीज ना हो। जैसे हिमालय है, हिमालय पर्वत, यानी कि ऐसा पर्वत जो एक हिमालय ही है, हिमालय की तरह कोई दूसरा पर्वत है ही नहीं। इसका मतलब जब भी नाम आपको मिल जाए या कोई ऐसी चीज मिल जाए जो अपने आप में यूनिक हो, जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हिमालय, क्या हिमालय की तरह कोई और हिमालय है? बताओ। हिमालय के कई भाग हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हिमालय जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए क्या बना? व्यक्तिवाचक बना। गंगा, ये एक नदी का नाम है। क्या गंगा के नदी जैसी कोई और नदी है? बहुत सारी नदी है, लेकिन गंगा की तरह कोई और नदी नहीं है। यानी कि गंगा अपने आप में एक यूनिक नदी है, इसलिए ये क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो चीज विशेष होती है, जो चीज यूनिक होती है, वही क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ये एक आम क्या बन जाती है? इसकी परिभाषा बन जाती है। अगला यहाँ पर पहाड़ है। अब पहाड़ का नाम लिया है, अब इन्होंने किसी पहाड़ के नाम नहीं लिया कि कोई पहाड़ जैसे कोई यूनिक पहाड़ हो और उसको दे दे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन ये पहाड़ की बात कर रहा है, अब पता नहीं कौन सा पहाड़ है। पहाड़ का पता है आपको? कौन से पहाड़ की बात कर रहा है? नहीं पता। जब नहीं पता है तो ये सारे पहाड़ों की बात कर रहा है, इसका मतलब ये काय में चला जाएगा? ये जातिवाचक में चला जाएगा। कौन से में दोस्त? जातिवाचक में चला जाएगा। और इसी वजह से ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा जातिवाचक संख्या। ठीक है भाई। और व्यक्तिवाचक संख्या नहीं बनेगी। जैसे रामायण है, रामायण क्या है? एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है। अब ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, आप देखोगे तो महाभारत भी है, रामायण भी है, रामचरितमानस भी है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे कुरान भी क्या है? एक ग्रंथ है। समझ रहे हो? तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ ग्रंथ की बात कही होती तो वो जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन इन्होंने एक यूनिक ग्रंथ की बात की है और वो है रामायण। क्या रामायण जैसा ग्रंथ कोई और भी है? नहीं है। यूनिक है अपने आप में। अपने आप में जब ये यूनिक है तो ये क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। ये बात आपको बढ़िया से समझ गई होगी। भाववाचक में वो आते हैं जिसमें सिर्फ भाव होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसको खरीदा नहीं जा सकता, वो सब किसके अंदर आते हैं? भाववाचक के अंदर आ जाते हैं। जैसे क्रोध है, प्रेम है, समझ रहे हो, बचपन है, ये सब क्या है? भाववाचक हो जाए। द्रव्यवाचक में लोहा, सोना, चांदी, समझ रहे हो, पानी, ये सब चीजें जैसे मरकरी, ये भी क्या आती हैं? हमारी द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। समूहवाचक में आती है, जैसे टुकड़ी हो जाती है, टुकड़ी
जैसे आप देखोगे तो सेना की एक टुकड़ी होती है, वो एक समूह है, अंगूर का एक गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, ये सब समूह में आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आते हैं समूह में। और ये इसमें आते हैं लोहा, लोहा, सोना, सोना चांदी, सोना चांदी, जल, है ना, जल या पानी या द्रव्य वाली कोई भी चीज, दूध, दही, ये सब किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, आशा करता हूं बढ़िया समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या कह रहा है देखना, अगले में कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। बोले ठीक है भाई बता देना। इसमें कह रहा है हमसे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बढ़िया बात है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। यानी कि ये जो लोकोक्ति है ये क्या कहना चाह रही है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो इसका अर्थ क्या बनेगा। देखो इसको ट्रिक बता रहा हूं, जहां जहां पर आपको उंगली या जिस चारों ऑप्शन में आपको घी मिल जाए वो ऑप्शन आपका किसी हाल में नहीं होगा, ये ट्रिक बता रहा हूं। तो देखना यहाँ पर क्या, उंगली टेढ़ी करके घी निकालना, देखो यहाँ पर घी आया है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, अगले पे देखो, अगले में क्या कह रहा है, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, यहाँ पर भी घी आया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये ट्रिक बता रहा हूं बस आपको एक। यहाँ पर है, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, इसमें ना तो उंगली आया है और ना ही घी आया है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए, तो यहाँ पर घी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई, तो काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई अगला, अगले में कह रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले ठीक है भाई मिटाओ और बताओ। इसमें कहा जा रहा है कि यामा के रचयिता हैं, यामा एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये वो हमसे पूछना चाह रहा है। यामा के रचयिता यानी रचनाकार कौन है, वो ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहोगे इसके जो रचयिता हैं यामा के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे भाई, कौन हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। बोले इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, सुमित्रानंद पंत नहीं बनेगा भाई, है ना, सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं बनेगा भाई। ठीक है, महादेवी वर्मा, बोला यही आपका आंसर बनेगा, महादेवी वर्मा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो इसकी महादेवी वर्मा की जो और रचना है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में एक सम्मान दिया गया था, पुरस्कार, जिसका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दिया गया था भैया, इनको एक पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। किसके लिए दिया गया था, ये दिया गया था यामा के लिए। किसके लिए दोस्त, यामा के लिए। इनकी और रचनाएं भी हो जाती हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे नीरजा, जैसे नीरजा इनकी रचना हो जाती है। नीरजा एक गिल्लू हो जाती है, गिल्लू, नीरजा गिल्लू, है ना। मेरा परिवार, मेरा परिवार भी इनकी रचना हो जाती है। पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी इनकी रचना हो जाती है। रश्मि इनकी हो जाती है, रश्मि इनकी रचना हो जाती है। और इनकी रचना कौन सी हो जाती है, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। संध्या इनकी रचना हो जाती है, संध्या गीत, संध्या गीत इनकी रचना हो जाती है। ठीक है भाई, संध्या गीत इनकी रचना हो जाती है। ये सब क्या है, इनकी रचनाएं है। और महादेवी वर्मा तो फेमस है, उसके लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, इनको उतार लेना कहीं पे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे देखना, अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है भाई इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले ठीक है भाई बताओ। देखो इसके अंदर कहा जा रहा है हमसे कि विशेषण पूरक वाला वाक्य, विशेषण पूरक वाला वाक्य कौन सा है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो विशेषण पूरक वाला वाक्य हमें बताना है, तो कौन सा रहेगा। देखो आप अच्छे जानते हो विशेषण क्या होता है, बोलो भाई विशेषण क्या होता है। तो आप कहोगे विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कह देते हैं। तो आप पहले तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में ढूंढोगे विशेषण कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए, वो कह रहा है कि मधुबाला सुंदर थी, मधुबाला सुंदर थी, मधुबाला
सुंदर थी। आप यहाँ पर देखो मधु वाला क्या है, मधु वाला एक संज्ञा है और संज्ञा की एक विशेषता बताई जा रही है, वो है सुंदर। तो सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये एक विशेषण हो जाएगा। बोले ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को खांसी थी, बच्चों को खांसी थी, इसमें तो है ही नहीं, विशेषण ही नहीं है, इसमें तो एक साधारण सा वाक्य है। मधु मेरा भाई है, मधु मेरा भाई है, तो इसमें तो संबंध को दर्शा रहा है, इसमें तो संबंध को दर्शा रहा है। बोलो भाई हाँ या ना, इसमें तो संबंध को दर्शा रहा है। आगे माता जी आराम से थी, माता जी सॉरी माँ आराम से थी, तो यहां पर भी साधारण वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य। विशेषण सिर्फ एक में ही है, विशेषण पूरक का अर्थ होता है कि अगर ये ना हो, अगर ये सुंदर ना हो तब भी वाक्य बनाया जा सकता है, समझ रहे हो। लेकिन ऐसी कोई संज्ञा जिसका विशेषण बताकर उसको पूरा किया जाए, उसको बोलते हैं विशेषण पूरक। जैसे मैं यहाँ कहूं मधुबाला थी, तब भी तो वाक्य बन रहा है, मधुबाला थी वाक्य बन रहा है, लेकिन उसकी एक विशेषता बताकर उस वाक्य को पूरा किया गया कि मधुबाला सुंदर थी। तो यहां पर ये एक विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, पूरक विशेषण। कौन सा दोस्त, पूरक विशेषण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगले में कह रहा है हमसे कि किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का अर्थ आप जानते हो, पर्यायवाची का अर्थ होता है सिनोनिम। सिनोनिम यानी समान शब्द, समान शब्द यानी एक शब्द के जैसे और बाकी शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची दोस्त बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखो अग्नि, वही और अनिल, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, अग्नि जो है ये आग का पर्यायवाची है, किसका दोस्त, ये आग का पर्यायवाची हो जाता है। लेकिन अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, यानी हवा का पर्यायवाची हो जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी के सभी पर्यायवाची होने चाहिए, तो ये तो आग का है और ये किसका, वायु का, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, अगले पे देखना। पाषाण, अन्य और उत्पल, यहां पर देखो तो ये पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है, किसका, पत्थर का पर्यायवाची हो जाता है। और उत्पल भी क्या है भाई, ये भी पत्थर का पर्यायवाची हो जाता है, पत्थर का पर्यायवाची हो जाता है। लेकिन अन्य, अन्य ये भिन्न का पर्यायवाची है, किसका भाई, ये एक भिन्न का पर्यायवाची हो जाता है, ना कि पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, तो इसमें ये वाला नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत। फिर मैं कह रहा व्योम, नव और अंबर। आप यहां पर देखो व्योम जो है, व्योम ये किसका पर्यायवाची है, तो आप कहोगे ये आकाश का पर्यायवाची हो जाता है, आकाश का। आकाश यानी कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची है, ये भी अंतरिक्ष का पर्यायवाची है, और अंबर भी क्या है भाई, अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। यानी कि इसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अंतरिक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे, आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, बोले क्या कह रहा है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, मुहावरे का अर्थ है। दाल में कुछ काला है, मुहावरे का क्या अर्थ है। दाल जल जाना नहीं भाई, दाल में कुछ काला है यानी कुछ गड़बड़ है, इसका अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। देखो जहां जहां पर दाल आपको मिल जाए वो काट दो। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि जो मुहावरा या लोकोक्ति हमसे पूछी जाती है और वही शब्द जो मेन शब्द होते हैं, अगर वो आपको विकल्प में मिल जाते हैं तो वो आपका आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो दाल आया है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी दाल है, दाल में कुछ गिर गया है ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर है दाल का छोंक जल जाना, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी दाल है। ये है शंका या संदेह होना, दाल में कुछ काला है, कहते नहीं दाल में कुछ काला है, तो इसका मतलब है या कोई संदेह है या फिर क्या कहोगे, आशंका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। बताओ भाई, समझ में चीज आ रही होंगी आपको बढ़िया से, तो वीडियो को शेयर मार देना। देखना क्या कह रहा है अगले में। इसमें कह रहा है हमसे, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यहां पर होना चाहिए क्या कहते हैं, या खाली स्थान को हमें भरना है। तो आप यहां पर अच्छे से जानते हो क्या वगैरह के भाव, दशा,
कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी कि ऐसी क्या चीज है कि इंसान के भाव बदल सकते हैं, है ना, उसकी दशा बदल सकती है यानी परिस्थिति बदल सकती है ना, के कारण जो वचन है, जो आदमी कोई वचन देता है किसी को वचन में, है ना, जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं। देखो वाच्य उत्तीपन भी होता है, वाचक अनुभाव भी होता है, वाचक विभाव भी होता है, आलंबन भी होता है, समझ रहे हो बात को। तो जब भी इंसान में कुछ परिवर्तन आएगा, समझ रहे हो, तो वो अनुभव के अनुभव अनुकूल आता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आदमी एक छोटा होता है यानी कि बच्चे की उम्र में होता है तो उसकी दशा और भाव अलग होते हैं, समझ रहे हो, उसके वचन अलग होते हैं। जैसे वो बड़ा होता है उसके विचार फिर बदलते हैं, और बड़ा होता है और बदलते हैं। यानी जैसे जैसे उसका अनुभाव बदलता है वैसे वैसे उसकी दशा और परिस्थिति भी बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। बोले क्या है, बोले देखो इसमें कह रहा है कि ओस ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान, उनको मोती जान। इसका मतलब यह हुआ कि ओस को जो हंसनी है, जो हंसनी है वो ओस को क्या समझ रही है भैया, वो मोती समझ रही है। ओस के जो बिंदु हैं उसको क्या समझ रही है, मोती समझ रही है। आपने देखा होगा जब ओस पड़ती है तो घास के ऊपर जो ओस होती है वो मोतियों की तरह जम जाते हैं, और उसी ओस को मोती समझकर वो हंसनी मोती समझ रही है, और हंसनी क्या कर रही है भाई, उनको चुग रही है, खा रही है। तो ये एक क्या है, एक भ्रम पैदा हो गया, समझ रहे हो, भ्रम। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो जब उपमे को उपमान मान लिया जाए, उपमे क्या है ओस, उपमान क्या है मोती, जब उपमे को उपमान मान लिया जाए गलती से तो उसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे उसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा, भ्रांतिमान अलंकार बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं बढ़िया से घुस गया होगा दिमाग के अंदर। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है सवाल के अंदर, कह रहा है हमसे, यहां पर कहा जा रहा है, बोले मिटाओ फिर बताते हैं। बोले ठीक है भैया बता देंगे, बता देंगे भाई। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो ऐसे अलंकार को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसे अलंकार को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्यों भाई, बोलो भाई हाँ या ना, हाँ या ना। देखो यहां पर देखोगे तो मधु आया है ना, सॉरी मधुर आया है, तो मधुर में मैं एक बण आया है, फिर यहां पर देखो मधुर फिर बण आया है, फिर मेरे आया है। तो यहां पर जब एक ही बण की बार बार आवृत्ति होती है तो ऐसे बण को क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। लेकिन आप कहोगे यहां पर अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं, अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं। तो मैं आपको दोस्त बता दूं कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है भाई, 5 भेद होते हैं, लाट अनुप्रास, व्रत अनुप्रास, है ना, या पुनरुक्ति अनुप्रास, ये कई सारे अनुप्रास हो जाते हैं। तो उन पांचों में इस अनुप्रास का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं अनुरुक्ति, अनुरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलते हैं, अनुरुक्ति प्रकाश अलंकार बोल देते हैं। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, श्लेष में क्या है, श्लेष में एक ही शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यमक अलंकार। श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द एक बार आता है, एक ही शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोल देते हैं। उत्प्रेक्षा में मानो मनो, मानो मानो मनो
जानो जनो, जानो जनो, ये सारी ये सब आते हैं। यानी मानो मनो जानो जनो, यानी कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो उसमें उत्प्रेक्षा हो जाता है। ठीक है भाई, सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? कहा जा रहा है, देखना भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है, हम इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम युग्म सही नहीं है पूछ रहा है, नहीं वाला हमें बताना है कि इनमें से जो विलोम है वो सही है। जैसे यहां पर देखोगे, यहां पर देखो सापेक्ष, सापेक्ष का जो उल्टा होता है विलोम होता है वो निरपेक्ष होता है, बिल्कुल सही है। हमसे नहीं वाला पूछा है। देखो यहां पर आपत्ति है, आपत्ति और विपत्ति ये एक दूसरे के सिनोनिम है। आपत्ति और विपत्ति सिनोनिम है। आपत्ति का जो विलोम होता है वो संपत्ति होता है। क्या होता है दोस्त? वो संपत्ति हो जाता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर स्वकीय का परकीय बिल्कुल सही है, स्वकीय का परकीय हो जाता है, स्वकीय का परकीय हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे व्यष्टि का समष्टि हो जाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। इसमें नहीं वाला पूछा था कि विलोम ऐसा कौन सा है जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपत्ति का विपत्ति नहीं संपत्ति होता है। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा, उसको चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो चरण जो होते हैं, छंद में चरण होते हैं, किसी में 4 चरण होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो वो जो लाइनें होती हैं, जैसे एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये होती है लाइनें, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको चरण बोलते हैं, इनको चरण बोलते हैं। तो चौथा पूछा है हमसे, चौथा, तो चौथा भी तो भाई चरण ही होगा। पहला दूसरा तीसरा चरण होगा, तो चौथा भी क्या हो जाएगा? चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई अगले में? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, यानी कि 3 इसमें सही होंगे और चौथा क्या हो जाएगा? गलत। वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर देखोगे घनिष्ठ ही गलत अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये धनिष्ठ लिखा हुआ है, बल्कि धनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। क्या होता है भाई? ये घनिष्ठ होता है, ठ इसके अंदर होता है। यहाँ पर घ होता है, द नहीं होता। क्या होता है दोस्त? यहाँ पर ध लगा हुआ है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। परिशिष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ट होता है, ठ नहीं होता, बड़ा स होता है। यहाँ पर अनिष्ट देखोगे बिल्कुल सही, यहाँ पर ट होता है, ठ नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये भी सही है। स्वादिष्ट भी सही लिखा हुआ है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही। ये गलत हो जाएगा, गलत होने के बावजूद भी क्या है? हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाते हैं, बोले फिर बताते हैं। ठीक है भाई, इसमें कह रहा है हमसे कि वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है पूछी जा रही है कि इनमें से वियोग श्रृंगार का कौन सा भाग नहीं है। तो आप अच्छे जानते हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो श्रृंगार के कितने अर्थ हो जाते हैं भाई। आप कहोगे श्रृंगार जो होते हैं इसके 2 अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है श्रृंगार, श्रृंगार, यहाँ पर ये स्पेलिंग जो है ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होता है, ये होता है श्रृंगार। इसके 2 हो जाते हैं, एक तो हो जाता है संयोग, एक तो हो जाता है संयोग श्रृंगार, ठीक है, और एक हो जाता है वियोग श्रृंगार। कौन सा? वियोग, वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार के जो अर्थ होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं भाई? वियोग श्रृंगार के जो अर्थ होते हैं, आप कहोगे प्रवास भी होता है ना, पूर्व राग होता है, मान भी होता है। ये क्या है? तीनों के तीनों वियोग के वियोग की एक स्थिति है, समझ रहे हो। लेकिन मिलन जो होता है ये वियोग की स्थिति नहीं होता है, ये हो जाता है किसका? ये होता है संयोग का। कैसे होता है संयोग का? संयोग का अर्थ होता है मिलना, ये होता है मिलना, ठीक है भाई। और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। क्या होता है? बिछड़ना, बिछुड़ना, ये होता है बिछुड़ना, यानी कि बिछड़ जाना। बिछड़ना भी लिख सकते हो या बिछुड़ना भी लिख सकते हो। वैसे बिछड़ना होता है तो मैं बिछड़ना ही कर देता हूँ,
बिछड़ना, ठीक है भाई, ये बिछड़ना हो जाता है। तो यहाँ पर बिछड़ना के अर्थ में प्रवास भी होता है, पूर्वराग भी होता है और मान भी होता है, लेकिन मिलन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिलन जो है ये संयोग का भाग होता है, ना कि वियोग का। और हमसे क्या पूछा है? हमसे वियोग का पूछा है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। तो हमसे निजवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो निजवाचक में आप अच्छे जानते हो कि सर्वनाम जो होते हैं वो 6 हो जाते हैं। जो सर्वनाम होते हैं दोस्त, ये सर्वनाम जो होते हैं ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6। ये 6 होते हैं। कितने? 6 हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निजवाचक, है ना, निजवाचक, निजवाचक। एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाता है। एक होता है प्रश्नवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक, एक प्रश्नवाचक हो जाता है। और एक हो जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है भाई। एक होता है संबोधनवाचक, एक होता है संबोधनवाचक। 1 2 3 4 5 6 हो जाते हैं। तो हमसे निजवाचक पूछा। इसका जो निजवाचक की जो पहचान होती है वो हो जाती है स्वयं, स्वयं, आप, अपने आप, अपने आप, यानी कहते हैं ना कभी, या खुद भी आ जाता है, खुद। यहां पर एक और होता है खुद। ये क्या होते हैं? कहते हैं ना भाई, मैं कोई कहता है हमसे कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तो वो कहता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, या स्वयं कर लूंगा, या मैं अपने आप कर लूंगा, आप रहने दो। तो खुद, अपने आप, स्वयं, ये सब के सब क्या हो जाते हैं दोस्त? ये इनकी पहचान होते हैं। तो क्या पूछा है हमसे? निजवाचक पूछा है। तो निजवाचक में जो होगा इसका आंसर सही वाला आपको पता चल गया होगा कि यहां पर जो होता है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, स्वयं। स्वयं क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई अगले में? इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। यानी कि इसमें कौन सा वाक्य है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है, या ये कर्मवाच्य वाक्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य? देखो जो कृतवाच्य होते हैं वो एक्टिव वाक्य होते हैं। एक्टिव, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको पता हो। एक्टिव, एक्टिव के वाक्य वो होते हैं जो साधारण और सिंपल वाक्य होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, ये क्या है? ये एक कृत वाक्य बन जाता है, मैं खाना खाता हूं। या अगर मैं इसको कर्म में बदलूंगा तो ये बनेगा मेरे द्वारा। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं खाना, सिंपल वाक्य समझा रहा हूं, खाना खाता, मैं खाना खाता हूं, ठीक है भाई। ये क्या है? एक एक्टिव वाक्य बन गया, यानी कि एक कृत वाक्य बन गया। लेकिन जब इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, यानी कर्म में बदलूंगा, यानी कि पैसिव में बदलूंगा, पैसिव, पैसिव वाक्य, या पैसिव किसको बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं कर्मवाच्य हो, जिसमें कर्म हो। तो इसको ये बदला जाएगा कि मेरे द्वारा, ऐसे बोल सकते हो कि मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, ठीक है भाई। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा पैसिव, यानी कि कर्मवाच्य। अब इसमें कर्मवाच्य जो बना है, तो इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है। समझ रहे हो बात को? इसमें जो कर्म है वो मौजूद रहता है। जैसे यहां पर लिखा है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, गणित की परीक्षा ली। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये हो जाती है कि जब आप इसमें क्या लगाओगे, क्या, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अध्यापक ने कक्षा में परीक्षा ली, क्या ली? परीक्षा ली। किसकी ली भैया? तो आप कहोगे गणित के लिए। क्या ली? परीक्षा ली। तो इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है। तो क्या बन जाएगा भाई? तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसा अध्यापक की जगह आप इसको चेंज करके देख लो, इसको चेंज,
इसको चेंज करोगे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर रीता या सीता लिख दो, सीता। सीता ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, यानी कि हमारी जो क्रिया है, जो क्रिया हमारी है, ये क्रिया अगर इसके अनुसार कर्म है, ये क्या है भाई, कर्म है। अगर कर्ता के अनुसार बदलती है तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें कर्तवाच्य हो जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये वाला, यानी ये कर्म है। अगर कर्म के अनुसार बदल रही है तो उसमें कर्मवाच्य हो जाता है। सीधी सिंपल सी पहचान ये बन जाती है। तो अब जैसे यहाँ पर अध्यापक लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सीता। अब देखो अगर सीता के आने पर ये बदलती है, या यहाँ पर राम के, ये वहां पर क्या है, ली मतलब ये स्त्रीलिंग हमारी क्रिया है, फीमेल क्रिया है। अगर मैं इसको चेंज करूं, इसको अगर मैं चेंज करूं और चेंज करके मैं ये कहूं यहाँ पर कि राम, यहाँ पर राम करता हूं, तो यहाँ पर अब तो पुल्लिंग हो गया। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं करता हूं, राम ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो अब भी ली आ रहा है, तो ये तो नहीं बदला। इसका मतलब है ये जो ली है ये किसके हिसाब से आया होगा, ये इसके हिसाब से आया होगा, यानी परीक्षा के हिसाब से ये आया है, परीक्षा के हिसाब से ये आया है। तो इसमें क्या बन जाएगा दोस्त, ये कर्म के हिसाब से आया है, तो कर्म के हिसाब से आया है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, कर्मवाच्य बन जाएगा। कौन सा, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हमारा ली राम के अनुसार बदल जाता या सीता के अनुसार बदल जाता तो इसमें कृतवाच्य हो जाता, लेकिन अब कर्मवाच्य होगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है कि ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है, सुनने को कौन सा कारक बन जाएगा, सुनने को, है ना। यहां पर देखो, ईश्वर ने सुनने को, ईश्वर ने सुनने के लिए या सुनने को या सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। तो ये कह रहा है कि सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक होगा। कारक 8 हो जाते हैं। कौन से भाई, कारक होते हैं 8। ये बात आप अच्छे से जानते हो। कौन से होते हैं मैं बताता हूं। कर्ता ने, कर्ता के साथ आता है ने, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को भी आ जाता है यहां पर, को संप्रदान के लिए अपदान से, तो वो अपदान के लिए से आता है अलग होने के भाव में, ये आता है अलग होने के भाव में, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के, संबंध का की के, है ना, संबंध का की के, और कुछ है संबंध, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हुए ना। और आता है हमारा प्रश्न में क्या आता है, संबोधन आ जाता है, ये आता है प्रश्न चिन्ह आता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के प्रश्न और संबोधन, और आता है यहाँ पर संबोधन, सॉरी प्रश्न ही अधिकरण होता है यहाँ पर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर जो होता है वो अधिकरण होता है, अधिकरण, सॉरी यहाँ पर होता है अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में पर और ऊपर भी आ जाता है, कभी समय भी आता है इसमें, मैं पर ऊपर, और आता है इसमें संबोधन। ठीक है भाई, संबोधन भी आता है इसमें, संबोधन। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो यहां पर आप देखोगे तो के लिए आया है, के लिए, तो ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, तो के लिए यहां पर आप देखो कहां है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यहां पर जो के लिए है वो कहां पर है, यहां पर है, कहां पर, संप्रदान में। तो संप्रदान के लिए यानी सुनने के लिए, तो सुनने जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पर ऊपर संबोधन, इसमें संबोधन जो होता है ये वाला चिन्ह हो जाता है, जैसे हे भगवान, अरे, हा, ओहो, ये सब आते हैं, छी, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो ये है संप्रदान, ये अलगाव के भाव में होता है,
ये करण जो होता है ये साधन के भाव में होता है, साधन, साधन। जैसे करण से, जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं तो ये लिखने का एक माध्यम है, साधन है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, ठीक ना। क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का क्या उदाहरण है भाई, बहुब्रीहि समास का क्या उदाहरण बनेगा, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास का एक मेन पॉइंट होता है, सवाल ये बनता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो बहुब्रीहि का कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता, नहीं, कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है कि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण बनेगा। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या बनेगा दोस्त, तो आप यहां पर देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण, जैसे धर्मवीर, धर्मवीर यानी धर्म में वीर, तो धर्म में वीर तो यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर तत्पुरुष बन जाएगा। यथासंभव, यथासंभव में क्या बनेगा, तो यहां पर यथासंभव में अव्ययभाव समास बन जाएगा। चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर में चक्रधरी क्या होगा, यानी चक्रधर मतलब श्री कृष्ण, चक्र को धारण करने वाला जो चक्र होता है, तो इसके लिए आएगा कौन से भगवान है, ये है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बन जाएंगे। ठीक है भाई, श्री कृष्ण ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और त्रिफला में क्या बनेगा, त्रिफला में बन जाएगा दिगु, कौन सा बनेगा, दिगु समास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल में कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि गर्दम का पर्यायवाची है, गर्दम का पर्यायवाची क्या है। तो गर्दम का पर्यायवाची बनेगा, सिंपल सा आंसर बनेगा कीच, इसका पर्यायवाची बनेगा कीच। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जो व्याकरण को जानता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है, तो व्याकरणीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरणीय कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे बहुत सारी भाषाएं जानने वाले को क्या क्या कहते हैं, तो बहु क्या बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक आपको हर बार की तरह होमवर्क दिया जाता है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर कह रहा है हमसे, यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पदभ्रष्ट का सही सामासिक विग्रह क्या है। यानी पदभ्रष्ट को अगर हम तोड़ें तो क्या इसका आंसर आएगा, पदभ्रष्ट को तोड़ें तो क्या इसका आंसर होगा भाई, बताओ जरा। पदभ्रष्ट का सही समासिक अर्थ क्या हो जाएगा पदभ्रष्ट का, ये आपको कहां बताना है दोस्त, कमेंट में बताना है। कहां पर, कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, बाकी बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर मार देना कहीं कहीं पे, बाकी सब आप जानते हो। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।